Student, welcome to the next part of the chapter Nazism and the rise of Hitler. In the last video, we could be able to listen about the growth of Nazis, and here now we shall discuss about the founding of the Weimar Republic. हिटलर की नाजी पार्टी के अलावा अब हम यहाँ देखेंगे हिटलर की डेथ के बाद जो है कैसे उसमें और दूसरी पार्टी आगे बढ़ी और किस तरह से जर्मनी साम्राज्य को दोबारा से आगे बढ़ने का मौका मिला। ए लॉन्ग ड्रॉन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बहुत कुछ लंबे समय के बाद एक जिसका बहुत ज़्यादा असर जो था जर्मनी की होम कंडीशन पर पड़ा था, जो एडवर्स आउटकम्स थे इसके जो बुरे परिणाम दुष्परिणाम थे, कंबाइंड विद वार वेयरिनेस, वार से रिलेटेड बुराइयों या वार से रिलेटेड जो परेशानियां किल्लतें पैदा हुई थीं और डिस्क्रेडिटेड द इम्पीरियल सिस्टम एज वेल एज एम्परर, और जो इम्पीरियल सिस्टम और एम्परर था उसने किस तरह से पूरी जनता को परेशान किया था। तो फूड एंड फ्यूल शॉर्टेज जो थी एक क्रोनिक कंडीशन वहाँ पर बन गई थी, डिसीज़ भी वहाँ पर फैल गई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हिट द कंट्री, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने जर्मनी कंट्री को जो था बहुत ज़्यादा दबा दिया था। जर्मन्स सरेंडर इन द वार मल्टीप्लाइड हर वोज, जर्मन को जो था कई बार सरेंडर करना पड़ा वार में और उसके शत्रुओं को जो था उससे कई बार दबना पड़ा। एट द एंड ऑफ द वार के एंड में जर्मनी वाज प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक इन नवंबर 1918 को जर्मनी को रिपब्लिक की घोषणा करनी पड़ी वार के एंड में, और दिस वाज नोन एज द वेमर रिपब्लिक। जब जर्मनी को रिपब्लिक नवंबर 1918 में नवंबर में रिपब्लिक की घोषणा करनी पड़ी तो इसी को कहा जाता है वेमर रिपब्लिक। इट वाज नेम्ड आफ्टर वेमर, ये वेमर रिपब्लिक जो है वेमर के नाम से है। ये एक टाउन है जहाँ पर एक मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए की गई थी। द असेंबली इन वेमर में जो असेंबली हुई थी वो फरवरी 1919 में हुई थी। इसमें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेलेक्ट की गई थी विद एबर्ट एज प्रेसिडेंट, एबर्ट को इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया था, एंड सेडेमन को जो था एक चांसलर बनाया गया था, कुलपति बनाया गया था। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली promulgated on August 11, 1919, ending the provisional status of government in Germany that had begun. The Sedeman's proclamation of republic in 1918 नवंबर में जब सेडेमन ने जो था प्रोक्लेमेशन की थी रिपब्लिक की, उसमें जो था वेमर ने उस समय में वेमर ने जो था एक 11 अगस्त को 1919 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रोविज़न रखा था। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यू वेमर कॉन्स्टिट्यूशन वर एज फॉलोज। वेमर रिपब्लिक के या वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य गुण थे वो क्या थे या इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसमें आ जाता है पॉपुलरली elected president with considerable power over foreign policy and the armed forces, chancellor responsible for the rich state। इसमें फीचर था एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा जो कि कंसिडरेबल होगा पावर के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ और आर्म्ड फोर्स के साथ भी पावरफुल होगा। एक चांसलर जो होगा
रेस्पॉन्सिबल होगा। रिचस्टैग मतलब जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो पार्लियामेंट यानी रिचस्टैग है वुड बी इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो रिचस्टैग है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से इलेक्ट किया जाएगा। इट मीन्स जो वहाँ पर पार्लियामेंट सेलेक्ट की जाएगी वो वोट के आधार पर की जाएगी, यानी इलेक्शन के आधार पर की जाएगी। एडिकेट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टीज़ एंड राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन के राइट्स के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त एडिकेट सेफगार्ड्स सुनिश्चित किए जाएंगे। सुरक्षा जो आम जनता है, सिटीजन है, उनके अधिकार और उनको स्वतंत्रता के बारे में सेफगार्डिंग की जाएगी। आगे आता है अपार्ट फ्रॉम द अबव, इन सब के अलावा, यानी सिटीजन के सेफगार्ड की और स्वतंत्रता के अलावा और एक रिपब्लिक फॉर्म करने के अलावा या एक पार्लियामेंट बनाने के अलावा देयर वाज ए प्रोविज़न फॉर पॉपुलर इनिशिएटिव एंड ए रेफरेंडम where the electorate on its own initiative could petition the Riksdag to introduce certain bills and force it vote and the proposal। और इसके अलावा रिचस्टैग जो है यानी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जर्मनी की जो पार्लियामेंट होगी वहाँ पर एक पिटीशन जो है वहाँ लागू किया जाएगा, जिसमें एक बिल पास होगा, उसको जोड़ देकर और वोट के लिए उसमें जोड़ दिया जाएगा और उस पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आगे है इन द इवेंट ऑफ दिस बिल, इस बिल की इवेंट के साथ बीइंग वोटेड डाउन, उस पर वोट डाले जाएंगे। एक नेशनल रेफरेंडम कुड बी हेल्ड टू अलाउ, एक नेशनल रेफरेंडम कुड बी हेल्ड, रेफरेंडम मीटिंग हो सकती है, टू अलाउ द इलेक्टोरेट टू पास द बिल, और बिल को पास करने के लिए इलेक्टोरेट माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से वोट डालकर बिल को पास करने के लिए मीटिंग भी लगाई जा सकती है। इनटू लॉ अगेंस्ट द विशेस ऑफ द रिचस्टैग, रिचस्टैग की इच्छा के विरुद्ध अगर कानून होता है, अगर ऐसा कानून माना जाता है तो रिचस्टैग की इच्छा के विरुद्ध एक मीटिंग भी रखी जा सकती है और उसमें वोट भी डाले जा सकते हैं। उसके बाद फिर बिल को पास कराया जा सकता है। नाउ सेटबैक्स ऑफ द फॉर द कंट्री पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला या फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसका कंट्री पर क्या असर पड़ा, या कंट्री को किस तरह से बाद में स्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा, कंट्री में फिर किस तरह से सेटलमेंट्स हुए। तो यहाँ पर है द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919, वर्साइलेस का समझौता 1919 में हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट के एंड में जो एलिट पावर थी वो वर्साइलेस यानी फ्रांस में मिली और एंड वर्चुअली डिक्टेटेड अ पीस ट्रीटी टू जर्मनी, जर्मनी के साथ उन्होंने एक शांति समझौता प्रस्तावित किया। अपार्ट फ्रॉम डिसआर्मिंग जर्मनी, डिसआर्मिंग जर्मनी के अलावा द ट्रीटी ब्रॉट अबाउट ए कंसिडरेबल लॉस टू हर टेरिटरीज एंड कॉलोनीज, ट्रीटी जो है जर्मनी की जो लॉस टेरिटरीज हैं और कॉलोनीज़ हैं उनके बारे में भी उस पर विचार किया गया। उस समझौते में इस पर भी जर्मनी के जो खोए हुए अधिकार क्षेत्र थे और कॉलोनीज़ थी उन पर भी विचार रखा गया। और इट इम्पोज्ड अ हैवी वार पेनल्टी ऑन द कंट्री, यानी इस समझौते में एक हैवी वार पेनल्टी भी लगाई गई जर्मनी पर, लीडिंग टू ए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक लंबे समय तक इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का जो है दूसरे कंट्री को सामना करना पड़ा था। तो उस पर एक इस तरह का यानी एक पेनल्टी भी लगाई गई थी।
एंड ए फोर्स डिपेंडेंस ऑन द विक्टर नेशन, और एक फोर्स जो विक्टर नेशन था, विजेता नेता था, उस पर एक फोर्स डिपेंडेंस करने के लिए कंट्री ने मजबूर किया था, तो उसके लिए पेनल्टी उस पर लगी। हिस्टोरिकली इट वाज द टर्म ऑफ दिस ट्रीटी, और ऐतिहासिक रूप से ये एक टर्म थी इस ट्रीटी की। हिस्टोरिकली इट वाज द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी की जो टर्म थी, शर्तें थीं, वो ऐतिहासिक रूप से वर्चुअली इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, जर्मनी पर लागू की गई। विच सोड द सीड, जिसकी वजह से ऐसे बीज बो दिए गए थे, दूसरे वर्ल्ड वार के बीज बो दिए गए थे। These terms were so humiliating and degrading to the country, ये टर्म ऐसी थी जिससे कंट्री में बहुत ज़्यादा अमानवता फैल गई और डिग्रेडिंग कंट्री में हो गई। कंट्री जो था उसको नीचता का सामना करना पड़ा। दैट इट अलाउड टू नाजी पार्टी अ वेरी हैंडी टूल टू एक्सप्लॉइट द हर्ट जर्मन सेंटिमेंट, और इसमें जो था नाजी पार्टी पर आरोप उस पर लगाया गया कि उसने जो है जर्मन की जो शांति थी उसको भंग किया है। लेट अस टेक टू लुक एट द मेन फीचर ऑफ दिस ट्रीटी, अब हम इस ट्रीटी के जो मेन फीचर्स थे उसको देखते हैं। द एल्सेस लोराइन रीजन बोन ऑफ कंटेंशन फॉर लॉन्ग शुड बी हैंडेड बैक टू फ्रांस, यानी फ्रांस का जो एरिया एल्सेस एंड लोराइन रीजन था, जो कि झगड़े की जड़ बना हुआ था, उसको वापस उसके हाथ फ्रांस को सौंप दिया गया। पोलैंड रिसीव द प्रोविंस ऑफ पोजन एंड ए स्ट्रिप थ्रो वेस्ट पर्सिया, पोलैंड को जो था उसका रीजन पोजन और एक पट्टी जो वेस्ट पर्सिया की थी वो उसको सौंप दी गई। और डेनिश पॉपुलेशन नॉर्थ स्लेज्विग could now choose through a plebiscite whether to remain the Germany or join Denmark, यानी जो डेनिश पॉपुलेशन थी स्लेज्विग की, उसको जो था स्वतंत्रता दे दी गई कि चाहे वो जर्मनी को चूज़ करे या फिर डेनमार्क को ज्वाइन करे। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू yield control of its colonies which were now divided among the victorious power, अब जर्मनी को जो था जो कॉलोनी उसने अपने कब्जे में कर ली थी उनको उसको डिवाइड करना पड़ा था। और आगे बात आती है मेकिंग अ सीरियस ब्लो टू इट्स इकोनॉमी, इट द कोल रिच सार रीजन ऑफ जर्मनी वाज टेकन ओवर बाय द लीग ऑफ नेशन, और जर्मनी का जो इकोनॉमिक वाला एरिया जो कि रिच था कोल में, सार रीजन जो था उसको लीग ऑफ नेशन के द्वारा ले लिया गया। जो कोल वाज गिवन टू फ्रांस टू एड इट्स पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, कोल जो था फ्रांस को दे दिया गया, इससे निकलने वाला कोल, और फ्रांस को उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पोस्ट वार से रिलेटेड रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये कोल दे दिया गया था। ये अरेंजमेंट जो था वाज सपोज टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर, ये अरेंजमेंट लगभग 15 ईयर तक के लिए जारी रखा गया था। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड में प्लेबेसाइट्स वुड बी हेल्ड इन दिस रीजन टू डिसाइड इट्स अल्टीमेट फेट, और फिर बाद में जो था ये रीजन जो था इसने अल्टीमेट अपना भाग्य सुनिश्चित किया था। इन द इफेक्ट टू डीमिलिटराइज जर्मनी सो दैट शी कुड नेवर बी अ थ्रेट अगेन, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया था जिससे कि वो दोबारा से इस तरह की कोई हरकत ना करे। द ट्रीटी रिड्यूस्ड इट्स आर्मी टू ए स्मॉलर 100,000 सोल्जर, इसने जो समझौता था उसने जर्मनी की आर्मी को 100,000 सोल्जर्स में शॉर्ट कर दिया था। जर्मनी कुड नॉट प्रोड्यूस टैंक, जर्मनी टैंक प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। पॉइजन गैस और मिलिट्री प्लेन्स
जो थी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। हर फ्रंटियर, उसका जो बॉर्डर वाला एरिया था, हर फ्रंटियर विद फ्रांस, बॉर्डर वाला एरिया जो फ्रांस से जुड़ा हुआ था, वाज टू बी परमानेंटली डीमिलिटराइज, उसको परमानेंट रूप से डीमिलिटराइज कर दिया गया था। जो नेवी थी वाज नाउ लिमिटेड टू 15,000 मैन, नेवी जो थी उसको 15,000 मैन में लिमिटेड कर दिया गया था। ए हाफ डजन बैटल शिप एंड 30 स्मॉलर शिप्स जो थे वो कम कर दिए गए थे। केवल यानी 30 स्मॉलर शिप्स उसके पास में रह गए थे और 15,000 मैन जो थे वो नेवी में रह चुके थे। केवल इतने मैन में लिमिट कर दी गई थी। सबमरीन कुड नॉट बी बुल्ट एट ऑल, और सबमरीन को बिल्कुल भी नहीं बनाने दिया गया था। इन ऑर्डर टू कंपेल जर्मनी टू ओबे एंड कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, द एलीट ट्रूप वुड ऑक्यूपाई द रेनलैंड फॉर 15 ईयर। जर्मनी को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया गया और यही समझौते की टर्म्स लागू की गई थी। और जो एलीट पावर थी, एलीट ट्रूप थी, वुड ऑक्यूपाई रेन लैंड फॉर 15 ईयर, 15 ईयर तक के लिए एलीट पावर ने ये एरिया अपने अंडर में रखा था। Germany was forced to acknowledge her responsibility for having started the war, and she should therefore now pay for all damage done to the civilian population of Allies and their property. The figure of reparation payment was set at an almost possible figure of 132 billion gold marks, about 32 बिलियन गोल्ड डॉलर्स। ये सब सेटलमेंट्स जो थे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में रखे गए थे। जब जर्मनी ने अत्याचार कर रखे थे, उन अत्याचारों से आसपास की कॉलोनीज़ को फ्री किया गया और इस तरह के समझौते थे वो एग्रीमेंट्स जो थे इस तरह के इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में रखे गए। सो द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नोट डाउन द मेन पॉइंट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू in the next video with the topic the deepening of crisis. Thank you.